हेलो हाय नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए सीधे आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज हम लोग एसएससी CHSL टायर 1 का पेपर का डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% की छूट पे बेचता है। यदि उसने केवल 5% की छूट दी होती तो उसे 504 रुपये अधिक लाभ होता। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 3000 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपके सामने। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। दुकानदार पहले 12% का छूट देता है, अब दुकानदार 5% का छूट दे रहा है। तो दुकानदार को पहले 12% के छूट देने के बाद और अभी 5% देने पर दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? कहेगा सर 7% का दुकानदार का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न में लाभ जो है उसका 504 रुपया के बराबर है। 504 रुपया के बराबर 7% के बराबर है। टोटल क्रय मूल्य कितना पे वो लाभ या हानि देता है? अंकित मूल्य। तो 100 पे गुना 100 कर दीजिए। काटिए, जो कट रहा है 7 से कट जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। 7200 रुपया आपका क्या हो गया? मार्क प्राइस। अंकित मूल्य कितना हो गई? 7200 रुपया। एक तरीका से इस आप सोच सकते हैं, एक तरीका से और सोच सकते हैं प्रश्न को। कह रहा है 12% की छूट पर बेचता है। अगर उसने केवल 5% का छूट दिया होता तो छूट का डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे? 7%। ये 7% का वैल्यू 5 से 4 के बराबर है। 1% का वैल्यू 72 है। तो टोटल आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 7200। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पेन और पेंसिल का अंकित मूल्य 5:6 के अनुपात में है। दुकानदार पेन पर 18% की छूट देता है। अगर पेन और पेंसिल दोनों पर कुल 12% का छूट दे तो पेंसिल पर दी गई छूट कितनी होगी? इस प्रश्न को आप एलिगेशन से लगा सकते हैं, वेटेज एवरेज से लगा सकते हैं, जिस भी तरीका से आपको लगाना है प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, पेन और पेंसिल का अंकित मूल्य 5:6 के अनुपात में है। दुकानदार पेन पर 18% का छूट देता है। अगर पेन और पेंसिल दोनों पर कुल 12% का छूट देता हो तो पेंसिल पर दी गई छूट कितनी होगी? ये हमसे पूछ रहा है। तो हम सिंपल एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पेन लिखेंगे, यहाँ पेंसिल लिख देंगे। पेन पे 18% का छूट देता है और पेंसिल पे कितना छूट देता है पता नहीं है, बट ओवरऑल जो छूट देता है वह 12% का छूट देता है। तो ये रेशियो एलिगेशन हमें क्या कहता है? एलिगेशन कहता है बड़ा डाटा से छोटा डाटा को घटाना। 18 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। पेन और पेंसिल का अंकित मूल्य का अनुपात है 5:6। इस दोनों का मूल्य का अनुपात कितना है? 5:6। 5:6 में अंकित मूल्य का अनुपात है। ये 6 का वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 5 के बराबर। अब बताइए यहाँ पेंसिल किस मूल्य पे बेचा जाए जो दोनों बराबर हो जाए? तो कहेंगे हम सर जो हमारा ये वाला जो होता है दोनों का ऐड, ये दोनों क्या होता है? 6 5 11। 18 में से क्या घटा दे जो 11 हो जाए? तो कहेंगे सर 7% अगर हम घटा देते हैं तो 11 हो जाएगा। तो पेंसिल कितना हो जाएगा? 7%। एक तरीका तो आप ये देख सकते हैं कि इस दोनों का जो डिफरेंस होता है इस दोनों के एडिशन के बराबर होता है। 18 में से 7 गया तो 11, 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। अब कह सकते हैं 12 से छोटा वैल्यू होगा। 12 से छोटा वैल्यू सभी है। तो हम क्या कर देखेंगे? सिंपल सा देखिए, इस दोनों का जो हमें घटा के आ रहा है ये अनुपात 5:6 का जो एडिशन होता है ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 7। आप एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं ये तरीका से। दूसरा आप वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं सिंपल सा। देखिए वेटेज एवरेज से कैसे बनाएंगे हम? मेथड 2 देखिए, यहाँ देख लीजिए। 5:6 में है, ये 5 है, ये 6 के अनुपात में है। पेन को जो बेचता है 18% का छूट पे, इस पे 18% का छूट देता है, इस पे पता नहीं है x% का। ओवरऑल जो 11 है इस पे छूट कितना दे रहा है? हुआ 12% का दे रहा है। अब सिंपल से देखिए 18 × 90% जोड़ 6x%, 12 × 11 कितना होता है? 12 × 11 होता है 132%। 6x बराबर 42%। यहां से x कितना आ जाएगा? 7%। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं
ये मेथड 2 हो गया, ये हमारा मेथड 1 हो गया। आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गोदाम में ईंट के 3 ढेर हैं। ढेर ए में ईंटों की औसत वजन 112.5 किलोग्राम, बी में 118.75 किलोग्राम और सी में 107.25 किलोग्राम है। 3 ईंट हैं, ए, बी और सी। इसमें ईंटों की संख्या पहला में है ए में 112.5, 112.5, बी में 118.75 और सी में जो है 107.25। ए में 12 ईंट, बी में 8 ईंट और सी में 16 ईंट है। ईंट की जो संख्या है 12, 8 और 16 के अनुपात में, 12, 8 और 16 के अनुपात में। अब हमसे पूछ रहा है औसत वजन ज्ञात करने के लिए, तो आप वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं, नॉर्मली गुना करके भी बना सकते हैं। तो देखिए हम वेटेज एवरेज लगाएंगे। सबसे पहले इस रेशियो को हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। 4 से सभी कट रहा है, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हम एवरेज कोई कुछ भी हम एवरेज मान लेंगे, मतलब कोई भी डाटा हम एवरेज मान लेंगे तीनों में। तो हम एवरेज कितना मान लिए, 107, हमारा 107.25 एवरेज हो गया। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, एवरेज से ये ज्यादा है, कहेगा सर 11.5 ज्यादा है। एक लोगों, 2 लोगों पे कितना ज्यादा हो जाएगा, कहेगा 11.5 गुने 2, कहेगा सर 23 ज्यादा एवरेज से हो जाता है। ठीक है, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर ये एवरेज से 5.25 ज्यादा है एक लोगों पे। तो 3 लोगों पे कितना ज्यादा हो जाएगा, गुना 3 कीजिएगा, 15.75 जोड़ 15.75 एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। ये जितना एवरेज आया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा एवरेज आता है तो उसमें क्या होता है, सभी में बढ़ता है। जितने संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, 3, 2, 5 और 4, 9 लोगों में बांटना है। 107.25 जोड़ 23 प्लस 15.75 कितना हो जाएगा, ये 38.75 भागा 9। 9 से भाग दीजिए, 9 चौका 36, 2 9 तिया 27 और 0 4.43। अगर इसमें हम 4.43 जो ऐड कर देते हैं, ये कितना हो गया, 111.55, 111.55। हमारा एवरेज कितना हो गया, 111.55 kg। प्रश्न को हम वेटेज एवरेज से आसानी से बना सकते हैं। आप सिंपल गुना करना चाहते हैं तो इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 4 से, जितना गुना करके आएगा सभी को 9 से भाग दे दीजिएगा, तो उससे भी आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी तरीका से। बट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो हम वेटेज एवरेज लगा सकते हैं। कुछ भी आप वेटेज एवरेज मान लीजिए, हम ये वेटेज एवरेज माने, ये इससे कितना ज्यादा है, जितना एक्स्ट्रा होगा वह कितना होगा, जो संख्या सभी होगी उसमें वह वितरित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग है। 3 अंकों की वैसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए आप ऑप्शन से छाड़ दीजिए। 950 किसी का वर्ग नहीं है, 971 किसी का वर्ग नहीं है, 981 भी किसी का वर्ग नहीं है। 31 का वर्ग जो होता है वह 961 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। जब हम 32 पे जाएंगे तो वह 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। 32 का स्क्वायर हो जाता है 1024। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, जो वर्ग होगी 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, वो 961 होगा। इसका वर्ग के बराबर होगा 31 के वर्ग के बराबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए ने 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी ने 6 महीने के बाद 40,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ विभाजन का अनुपात पूछ रहा है। सभी लोग को पता होगा प्रॉफिट को हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। जितना लाभ उसको कैसे मिलेगा, जितना पूंजी लगाया और जितने टाइम तक व्यापार में रहा उसी अनुपात में उसको बांटते हैं लाभ को। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी ए प्रॉफिट, पी का प्रॉफिट, बी का जो होता है इन्वेस्टमेंट गुने टी ए जोड़ इन्वेस्टमेंट बी का गुने टी बी, इस रूप में हम बांट सकते हैं। देखिए ए ने 30,000 रुपया के साथ, 4 जीरो सभी में कॉमन है, खत्म कर दीजिए यहीं पे, हमें जीरो से कोई मतलब नहीं। ए ने 3 रुपया लगाया, ए 3 रुपया लगाया,
साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी ने 6 महीने के बाद 4 रुपये का व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, मतलब टोटल 12 महीना तक, ए टोटल 12 महीना तक रहा। अब बी जो है 6 महीने के बाद शामिल हुआ, 4 रुपया लगा के 6 महीना तक रहा। काट दीजिए, कहेगा सर 6 दूनी 12, 2, 3/2। ये प्रॉफिट पी ए का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पी बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 के रूप में। सभी लोगों को पता होगा प्रॉफिट को हम किसके अनुपात में बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के अनुपात में बांटते हैं। तो हम दोनों को इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांट। यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोगों को साइन 75 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ये तो कम से कम आइडेंटिटी होना सभी को अनिवार्य होता है। साइन 15, साइन 75 सभी लोगों को पता होगा और सभी लोगों का आंसर भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। आंसर आपका हो जाएगा डी, √3 + 1/2√2। कहिएगा कैसे, आप लोग को मान बताए थे। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री। 15 डिग्री के सामने हम हमेशा √3 - 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, √3 - 1। अब 75 डिग्री के सामने हम लिखते हैं √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने लिखते हैं 2√2। हमसे क्या पूछ रहा है, साइन 75। क्या पूछ रहा है हमसे, साइन 75 डिग्री का मान। साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 75 के सामने देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 + 1, हाइपोटेनस 2√2, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। अगर साइन 15 का पूछता हमसे तो √3 - 1/2√2 आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर टेन 15 डिग्री का पूछा तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1। आप इससे कोई भी बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके ध्यान में होना चाहिए 15, 75 वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि संख्या 2:5:3:4 के अनुपात में है और संख्याओं में क्रमशः 20%, 30% और 40% और 10% की वृद्धि की जाती है तो संख्याओं का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यदि संख्या 2:5:3:4 के रेशियो में है, क्या है, 2:5:3:4 के अनुपात में है, उनमें संख्याओं में 20%, 30%, 40%, 10% की वृद्धि की जाती है। सिंपल सा वृद्धि कर दीजिए, ये वृद्धि होकर 120% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 130। इसमें वृद्धि करेंगे तो 140, ये 10%, 110। वृद्धि होने के बाद जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 सभी में खत्म हो जाएगा। सिंपल गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, 13 पचे 65, 14 तिया 42, 11 चौका 44, 24, 65, 42 और 44, 24, 65, 42 और 44। सिंपल सा ऑप्शन से भी हटा सकते थे। 4 में 10% की वृद्धि हो गया। अगर हम 400 ही संख्या मान लेते तो कितना हो जाता, 440 हो जाता। यहाँ से भी आप हटा सकते थे। आप इसको 200, 500, 300, 400 के रूप में भी मान सकते हैं, नहीं मानना जरूरी है, हम सिंपल गुना करके निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 560 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 4:3 है। 140 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, अब दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बताइए, मिश्रण में से कोई मात्रा हम निकाल लें तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सभी लोग को पता होगा। एक मिश्रण है, इसमें से हम कुछ एक बाल्टी में दूध और पानी भरा हुआ, उसमें से 1 लोटा हम दूध और मिश्रण निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, जितना पहले दूध था उतना ही मात्रा में पानी अभी भी रहेगा, रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपल हम देखते हैं, 560 में 140 लीटर निकाल दिया, कितना बच गया, 420 लीटर। इसको 4:3 में बांटना है। 4:3 में बांटना है तो उसमें दूध की मात्रा हमसे पूछ रहा है। ये टोटल मिश्रण हमारे पास हो गया, दूध का मिश्रण 4 7 में 420 के बराबर। दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 240 लीटर।
हम इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं नॉर्मली सोच के। बेसिक से जाएंगे तो देखिए 560 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है। 560 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और जल का अनुपात 4:3, मिल्क और वाटर जो है हमारा 4:3 में है, 4:3 में। 7 रेशियो का वैल्यू 560 के बराबर है। एक रेशियो का वैल्यू कितना के बराबर कहेगा सर? 80 के बराबर। गुना कर दीजिए 320 240, ये मिश्रण आपका हो गया। मिश्रण में 140 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, फिर भी रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 में होगा। 140 निकालने के बाद ये भी कितना में बटेगा? 4:3 में। कितना में बटेगा? 4 3 7 20, 80 और 60 में। 80 लीटर दूध निकाला गया और 60 लीटर क्या निकाला गया? वाटर निकाला है। दोनों से माइनस कर दीजिए, 80 लीटर दूध और 60 लीटर पानी। फिर कीजिएगा तो ये 240 = 0.8 180 आ जाएगा। आप यहां से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है इतना बेसिक जाना, हम सिंपल सा देखेंगे। 140 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी हमारा दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। पहले 4:3 था, हमें दूध पूछ रहा है, दूध टोटल 7 में कितना होगा? 420 लीटर। 560 में 140 लीटर जाने के बाद तो हमारा 240 निकल जाएगा। टोटल 560 लीटर मिश्रण है, इसमें 140 निकाला है, कितना बच गया? 420 के बराबर बच गया। आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में शराब और जल का अनुपात 1:2 में है। 60 लीटर के एक मिश्रण में शराब और जल का अनुपात 1:2 में है। यदि अनुपात 1:3 होना हो तो कितनी मात्रा में जल मिलाया जाए? देखिए एसिड और वाटर का जो मिश्रण है वह 1:2 में है, ठीक है। यदि यह अनुपात 1:3 हो जाए, वह रेशियो क्या हो जाए? 1:3 हो जाए, 1:3 हो जाए तो कितनी मात्रा में जल मिलाए जाते हैं? क्या मिलाया जाता है? वाटर मिलाया जाता है। वाटर मिलाया जाए, एक्स मात्रा में वाटर अगर मिला दिया जाए, कितनी मात्रा में? एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग मिक्सर एलिगेशन में पढ़े थे कि जो चीज मिलाया जाता है उसके अलावा जो दूसरा चीज है वह दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर मिलाया जाता है तो वाइन क्या रहेगा? हमारा दोनों जगह सेम रहेगा। वाइन जब सेम रहे, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो हमें बराबर नहीं करना है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों जगह वाइन को बराबर करेंगे। अब देखेंगे ये टोटल मिक्सचर हमारा 60 लीटर, 3 यूनिट का वैल्यू 60 के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 20 के बराबर। तो कितना मिलाया जाता? पहले वाटर 2 था, अब वाटर कितना हो गया? 3 हो गया। कितना मिलाया गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? कहेगा सर 20। तो कितना लीटर मिलाया गया? 20 लीटर। कितना लीटर मिलाया गया? 20 लीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो थीटा एक न्यून कोण हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 हो जाएगा। सभी लोगों को पता होगा ये चीज, इतना बेसिक था चीज है। नहीं पता है तो ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? सेक थीटा। हमें दोनों तरफ जोड़ना है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 सेक थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 जोड़ 1/5, 2 सेक थीटा बराबर 26/5, 2 से 13 बार, 13 दूनी 26। तो क्या है हमारा सेक थीटा? 13/5। इतना करना भी नहीं है, हमें सेक थीटा पूछ रहा है। जब जोड़ से पहले वाला का भाग देंगे तो इसका डबल 5, इसको लिख सकते हैं k² + 1/2। क्या लिख सकते हैं? k² + 1/k, सॉरी मत जाइए उतना, सिंपल सा गुना करके जोड़ लीजिएगा। अगर पहले वाला दोनों का जोड़ 2 से भाग, 5 + 1/5, 25 से 26/5, 2 से कटेगा 13 बार में 13/5 सेक थीटा बराबर। एक बाइक एक कार का पीछा कर रही है जो उसे 12 किलोमीटर आगे है।
ठीक है। बाइक और कार की चाल क्रमशः 96 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बाइक कार को ए मिनट में पकड़ लेती है तो बाइक द्वारा ए माइनस 16 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ए का यूनिट हमें पता हो जाए तो हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बाइक एक कार से पीछा कर रही है जो उस 12 किलोमीटर आगे है। ये इससे कितना आगे है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आगे है बाइक। बी से बाइक लिखते हैं और सी से कार लिखते हैं। बाइक की चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है जाती है, मतलब पीछा कर रही है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में जाने पर रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो कहेगा सर रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, यहां से टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 36, 1/3 भाग 1/3 आवर में निकला। इसको हम मिनट में चेंज कर सकते हैं तो 60 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 मिनट। 20 मिनट। यदि बाइक कार को ए मिनट में पार करती, कितना मिनट में पार कर रही है? 20 मिनट में। ए मिनट का अर्थ कितना हो गया? 20। ए का भर हो गया तो बाइक द्वारा ए माइनस 16, ए का सिर्फ हमें यूनिट देखना है, मिनट और घंटा में नहीं देखना। ए माइनस 16 तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? बी के द्वारा तय की गई दूरी। बाइक के द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है हमारा? कहेगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा बाइक। टाइम कितना हो जाएगा? ए माइनस 16, ए का कितना यूनिट के बराबर है? 20 माइनस 16, 96 गुने 4, 6 चुका 24 के 4, हासिल 2, 9 चुका 36, 2 38, 384 किलोमीटर इसका आ जाएगा। तय की दूरी कितनी हो जाएगी? 384 384 किलोमीटर। सिंपल सा हम रिलेटिव स्पीड से टाइम निकाल लिए। टाइम निकालने के बाद ए का यूनिट हमें पता हो गया। जब ए का यूनिट पता हो गया तो यहाँ पे ए का यूनिट यहाँ पुट करेंगे और बाइक के द्वारा हम तय की गई दूरी निकाल देंगे। एक्स बराबर √10 प्लस √3 हो और y बराबर √10 माइनस √3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है √2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे भी आप बना सकते हैं या बेसिक आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर हमें दिया हुआ है √10 माइनस जोड़ √3। यहां से x स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 प्लस 2 √10 गुने √3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। y के बराबर ही दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है √10 माइनस √3। वाई स्क्वायर निकालिएगा यहाँ से 10 प्लस 3 माइनस 2 √10 गुना √3 कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हमें चाहिए, बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? कहिएगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू डिफरेंट है, ये दोनों खत्म हो गया। 13 13 26 26। आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला आप सभी लोग को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको अगर हम a मानते हैं ये b होता है तो सिंपल सा लिख सकते हैं 2 a का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 प्लस 3। यहां से भी हम निकाल सकते हैं 26। अगर इसको a और इसको b मान, आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a बराबर √8 प्लस √3 हो और b बराबर √8 माइनस 3 हो, ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एक बार जोड़ के एक बार घटा के मान उसका पूछ रहा है। आइए देखते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या होता है? सेम टर्म का एडिशन होता है और डिफरेंट टर्म का माइनस होता है, कट जाता है। a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी यहां से आ जाएगा आपका 2√8 और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा?
सेम टाइम टर्म खत्म हो जाएगा, रूट आर टू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ये हमसे पूछ रहा है a बाई बी, ठीक है, 2 से 2 खत्म, रूट आर को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 √3। देखिए इस टर्म में आंसर है तो नहीं है, नहीं है तो दोनों तरफ क्या करेंगे परमयीकरण कर देंगे, √3 से, √3 बटे √3 से करेंगे, 2√6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 2√6/3, 2√6/3 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। सिंपल सा जोड़ के दोनों को भागा दे देना है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 224 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आयताकार टाइल का उपयोग क्रमशः 25.6 मीटर लंबाई और 14.4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए किया जाता है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तो फर्श को पूरी तरह से बनाने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइल का संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कहेंगे सर फर्श के क्षेत्रफल में से टाइल का क्षेत्रफल को अगर भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो फर्श का क्षेत्रफल का हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, तो यहाँ से हम एग्जैक्ट लेंथ इसका पता कर लेंगे। देखिए लंबाई 4:3 है तो इसको हम 4x और इसको 3x मान सकते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, कहेंगे 2 × L प्लस बी प्लस 3x, ये किसके बराबर है 224 के बराबर, 224 के बराबर, 2 से कटा 112, 7x बराबर 112, x बराबर कितना 16, एक भुजा हमारा कितना निकल गया 16 निकला, तो ये 64 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, दो भुजा हमें निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श किसके रूप में है मीटर में, और हमारा लेंथ किसके रूप में है आयत का, मतलब टाइल्स का, तो सेंटीमीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2560 L गुने बी 1440, ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया। और टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64 गुने 48, 64 गुने 48, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। दोनों को भाग दे दीजिए, कहेगा सर 4 बार में 40 बार में 3 और 0, 40 गुने 30 कितना हो जाएगा 1200, 1200। कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी 1200। टाइल्स वाला क्या है सिंपल सा, हम देखिए परिमाप से हम क्या निकाल लिए, भुजा का लेंथ एग्जैक्ट निकाल लिए, 16 मतलब 64 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर वाला हमारा टाइल्स का एरिया है, जिसमें फर्श का एरिया हमारा दिया हुआ था 25.6 और 14.4 मीटर में, तो उसको हम सेंटीमीटर में बदले तो 2560 गुने 1440 सेंटीमीटर हो गया, और भागा टाइल्स के एरिया के से भाग दिए, हमारा निकल के आया 40 गुने 30 बराबर 1200। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आयत की एक भुजा 6 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 22 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो प्रश्न को आप देखते ही आंसर लगा दिए होंगे, सभी लोग का आंसर आ भी गया होगा इतना तक। आइए देखते हैं, एक आयत का भुजा 6 सेंटीमीटर, एक आयत बना हुआ है, एक आयत है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, ये एक भुजा है 6 सेंटीमीटर मान लिए, इसका एक विकर्ण 22 सेंटीमीटर, ये एक 22 सेंटीमीटर का एक विकर्ण, ये एक विकर्ण हो गया, ठीक है। ये कितना है 22 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री पे करता है, सभी लोग को पता होगा 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो गया, एक समकोण त्रिभुज, हमें क्या निकालना है बेस निकालना है। बेस कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं यहाँ निकालने के लिए आप 22 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484 माइनस 36, 484 माइनस 36, यहाँ से कितना निकल के आएगा, कहेगा 448, घटाइएगा तो 448, ये निकल के आया
आपका एक भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई इसको हम लिख सकते हैं 8√7। 64 गुने 7 कितना होता है 448, 8√7। ये से पता हो गया एक ही लंबाई 8√7 है। हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, एक भुजा हमारा क्या निकल गया है यहाँ पे 8√7 और दूसरा भुजा हमें पता है। आयत का एरिया क्या होता है L इंटू बी। एल कितना है 8√7 गुने 6 कितना हो जाएगा 48√7 48√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो गया। एक चीज निकलने के बाद दूसरा चीज निकालने का कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं था, बट अभी हम सीख रहे हैं प्रश्न को। एग्जामिनेशन में हम सिर्फ देखते एक ही ऑप्शन में 8√7 है हम निकाल सकते हैं, बट अभी हमें सब रास्ता पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सभी लोग को पता होगा इसका आंसर 49 होगा। क्या होगा 49। हम लोग पढ़े थे एवरेज में, कोई संख्या एवरेज आने से एवरेज पर ही प्रभाव पड़ता है, संख्या पे कोई नहीं। अगर 3 क्रमागत संख्या आ रही है तो जितना एवरेज था उससे 3 एवरेज बढ़ जाएगा। 3 संख्या जा रही है तो मतलब 3 लोग आ रहा है तो एवरेज 3 से बढ़ जाएगा, 3 लोग जा रहा है तो एवरेज 3 से घट जाएगा, 3 लोग भाग दे मतलब छोड़ के जो भी होगा तो एवरेज पे प्रभाव पड़ता है। ये चीज आपको को पता होगा। मतलब आता है तो एडिशन होता है, माइनस जाता है तो माइनस करते हैं, गुणनफल होता है तो गुना करते हैं किस पे एवरेज पे। तो हम सिंपल 46 + 3 निकाल के यहाँ निकाल सकते थे 46 + 3 ये 49 हो जाएगा एवरेज। वैसे आपको निकालना है 5 क्रमागत संख्या है। देखिए एक संख्या, दो संख्या, 3, 4 और 5, ये 5 क्रमागत संख्या है का औसत 46 है। तो औसत जो हमारा होता है वो हमेशा बीच में होता है, ये हमारा 46 है। अगली 3 क्रमागत संख्या को शामिल कर दिया जाए, 3 संख्या को और क्या किया जाता है शामिल कर दिया जाता है, 1, 2 और 3 ये संख्या शामिल हो गया। ये 46 है तो ये कितना हो जाएगा कहिएगा 44, ये 42, ठीक है, ये 48, ये 50, ये 52, ये 54, ये 55, 56 यही होगा। अब एवरेज हमारा कहाँ रहेगा, अब एवरेज हमारा कहाँ रहेगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 4 संख्या के बीच हमारा एवरेज कहाँ रहेगा यहाँ पे एग्जैक्ट रहेगा। 48 और 50 के बीच में हमारा एवरेज होगा। एवरेज कितना हो गया हमारा 49। तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, 49 आपका एवरेज आएगा। आप इससे भी निकाल सकते थे, कहते सर 5 क्रमागत संख्याओं में 46 एवरेज है, 3 क्रमागत संख्या और ऐड हो जाता है तो एवरेज हमारा 46 से 49 हो जाता, 3 ऐड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम वर्ष में किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है। पहले जनसंख्या में 12% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में इसे कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो। पहले किसी जनसंख्या में 12% की कमी कर दिया गया, बाद में कितना उसको वृद्धि किया जाए तो पहले जैसा ही जनसंख्या बराबर हो जाए। देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25। पहले 25 था वो घट के कितना हो गया 22। कितना बढ़ा है मतलब 3 बढ़ा है किस पे 22 पे, इसलिए 100 पे। पहले 3 कमा, यहाँ पे 3 कमा जनसंख्या, अब कह रहा है कितना वृद्धि है, कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है 22 पे। यहाँ से निकाल दीजिए 11 दूनी 22, 50, 50 दिया 150 बटे 11, 11 से भाग दीजिएगा 11 का 1, 4, 11 दिया 33, 13 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, 13 से एक ही ऑप्शन है 13.60, 13.60% आप आंसर लगा के आसानी से निकल सकते। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर वह 10% का छूट देता है। पहले 20% ज्यादा अंकित किया, 10% का वह छूट दिया। यदि क्रय मूल्य 500 रुपया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप 100 से बना सकते हैं, उसके बाद CP/MP का रेशियो लेकर भी बना सकते हैं, बहुत तरीका है बनाने का। हम इसका सिंपल फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे, एक दो मेथड देखेंगे प्रश्न। देखिए क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है,
क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। 20% ज्यादा अंकित करता है, 20% का अर्थ हुआ 6/5 अंकित करें। 10% का छूट देता है, मतलब 9/10। यहां से हम काटेंगे, एक जीरो बच जाएगा सिर्फ, ये हो जाएगा 6 के 54 540। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 540। आप सिंपल देखिए, यहाँ हम क्रय मूल्य लिए, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किए, ये क्या हो गया मार्कअप प्राइस। मार्कअप पे हम छूट दे दिए तो क्या हो गया हमारा एसपी। आप लाइन मेथड से जा सकते हैं, 500 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है, इसको 20% ज्यादा अंकित करता है, इसको 20% ज्यादा अंकित किया, मतलब 100 रुपया और अंकित किया 600 रुपया। अब अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट देगा वही हमारा क्या होगा एसपी होगा। 10% का डिस्काउंट देता है, -60 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो ये 540। आप इस मेथड से जा सकते हैं, लाइन मेथड से, या बेसिक तरीका से आप जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धनराशि 2 वर्ष में 16 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो जाती है या हो जाता है। तो ये सेंस हम आपको क्या बताए थे, इससे पता चलता है यह राशि मिश्रधन होता है। मतलब अगर पी हमारा 1 रुपया है, अमाउंट कितना हो जाएगा 16। केस कितना है 2 साल का, तो 2 साल में हम क्या लेते हैं अंडर रूट लेते हैं दोनों का, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, तो ये 1:4 आ जाएगा। 1 रुपया प्रिंसिपल, 4 रुपया अमाउंट, तो सिया यहाँ से कितना आ जाएगा, कहेगा सर 3 रुपया, किस पे 1 पे, इसलिए 100% पे कितना हो जाएगा 300%। कितना आ जाएगा 300%। ऑप्शन नंबर। एक बस 30 मिनट देरी से चलती है और 150 किलोमीटर की दूर अपने गंतव्य स्थान पे तक समय पर पहुंचने के लिए अपनी गति को 25 किलोमीटर बढ़ा देती हैं। बस की समान गति ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमको, डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग बताए थे डिस्टेंस का फॉर्मूला, जब टाइम का डिफरेंस दिया रहे क्या बताए थे, S1 इंटू S2 डिफरेंस S1 S2 गुने टाइम का डिफरेंस T1 डिफरेंस T2, ये बताए थे आप सभी लोगों को। इसी पे पुट करना है। डिस्टेंस हमारा कितना है 150 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। स्पीड पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, पहले स्पीड x था, x से 25 किलोमीटर और बढ़ गया, ये नीचे डिफरेंस आएगा। टाइम का डिफरेंस क्या है 30 मिनट ज्यादा देरी से चलता है, मिनट है तो इसको घंटा में बदल लेंगे 60 दो बार, ठीक है, गुना कीजिए 150 गुने 50 75 7500, ये बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 25। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं या वो ऑप्शन पुट कर सकते हैं। x को अगर 70 रखते हैं, 70 गुने जोड़ 25 95 नहीं होगा। अगर हम 75 रखते हैं, 75 जोड़ 25, 75 गुने 100 कितना हो जाएगा 7500 के बराबर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर यहाँ आ गया 75, x बराबर 75 यहाँ रखेंगे प्लस 25 गुने 100, ये 7500 के बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, 25 एक्स S1 इंटू S2 कर दिए बटे दोनों का डिफरेंस बटे टाइम का डिफरेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक क्रिकेट श्रृंखला में एक्स मैच खेलने के बाद टीम ए की जीत की दर 70% थी, फिर वह लगातार 20 मैच हार गए और उनकी जीत का दर 50% तक गिर गई। हारने से पहले टीम ए के द्वारा खेले गए कुल मैचों की पता लगाइए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत सारा मेथड है, हम इसको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बता रहे हैं जो आप सेकंडों में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए हम एलिगेशन से बनाएंगे। टीम ए के द्वारा 70% जीत हुआ, फिर वह लगातार 20 मैच हार गया, मतलब और वह उनकी जीत का दर 50% हो गया। 20 मैच हारा, कितना मैच जीता पता नहीं थी 0%, लगातार 20 मैच हारा तो 0% जीता होगा। ओवरऑल वह 50% उसका जीत का प्रतिशत हो जाता है। एलिगेशन निकाल दीजिए, ये 50 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। यहां से 5:2 में आ जाएगा, 5:2
2 में आ जाएगा। अब कह रहा है हारने से पहले टीम ए के द्वारा खेले गए मैच, ये टीम ए है, बताइए 20 मैच लगातार खेला और वह हार गया। 20 मैच खेलने के बाद ही वह मैच को हार जाता है, मतलब 2 का जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है, तो 2 यूनिट 20 के बराबर है। 1 यूनिट कितना के बराबर, कहेगा सर ये 10 यूनिट के बराबर, तो 5 गुने 10 कितना हो जाएगा 50। तो कितना मैच वो खेला है, टोटल 50 मैच खेला होगा। बहुत सारा तरीका है, आप एलिगेशन लगाइए। देखिए 70% में कुछ मैच खेला जिसमें 70% वह मैच जीत गया, बाद में वह 20 मैच लगातार हार जाता है, मतलब 20 मैच खेला होगा 20 मैच लगातार हारा, ठीक है। तो ओवरऑल जीत का प्रतिशत 50% है। एलिगेशन से प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। ए और बी एक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसे 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा है, 8 और 16 का हम एलसीएम ले लेंगे। 8 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। ए और बी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा यहां से, कहिएगा सर 8 दिनों में करता है तो 2, बी का कितना निकल जाएगा, सॉरी ए है, देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और यदि ए अकेला उस काम को 16 दिनों में, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम कितना 16। ए और बी का इफिशियंसी कितना 2 और ए का 1, तो यहां से बी का पता चल जाएगा, ए का ए है, बी का कितना हो जाएगा ए, तो बी कितने दिनों में करेगा 16/1, कितना दिनों में 16 दिनों में। हम जो लिख रहे हैं वो सिर्फ इफिशियंसी क्षमता लिख रहे हैं, हम टोटल वर्क मान लिए 16। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, मतलब एक दोनों का इफिशियंसी कितना 2 और ए का 1, यहां से बी का इफिशियंसी पता हो गया 16 दिनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य 2050 है और छूट 26% है तो छूट के बाद अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट प्रतिशत दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सिंपल सा निकाल दीजिए, 2050 26% का छूट देता है तो कितना प्रतिशत पे बेचता होगा 74%, ठीक है। अंतिम मूल्य क्या होगा, 0 से 0 खत्म, 37 दूनी 74, 5 से कटेगा 41 बार, 41 गुने 7, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7। एक ही प्रश्न का यूनिट डिजिट 7 है, तो हम सिर्फ इकाई अंक से देख लेंगे, यूनिट डिजिट से देख सकते हैं इस प्रश्न को। वैसे आप गुना भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 41 गुने 37 कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल सा था, अंकित मूल्य दिया होता है, इस पर इतना छूट देने के बाद कितना में बेचेगा वही चीज निकालना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक किसान एक त्रिकोणीय खेत के बाढ़ लगाने की योजना बना रहा है, ठीक है। एक त्रिकोणीय खेत है, बना रहा है जिसकी भुजा 60, 111 और 123 मीटर है। 60, 111 और 1 2 3 123 मीटर है। यदि बाढ़ लगाने की लागत 18 रुपये प्रति मीटर है, 18 रुपये प्रति मीटर का अर्थ हो गया यह उसके परिमाप के बराबर पूछ रहा है, मतलब चारों तरफ लगा रहा है, तो उसका कुल खर्च क्या, तो इसका परिमाप निकाल के उसको 18 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा, पी बराबर क्या होता है, कहेगा सर ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों साइड का जोड़ दीजिए, 60 जोड़ 1 2 3 जोड़ 1 1 कितना आ जाएगा, 3 1 4 3 6 3 9 और 1 1 2, 294। 294 गुने 18 करना है, कितना करना है 294 गुने 18। आप लास्ट 2 डिजिट भी देख सकते हैं और यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। 8 चौका 32, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं भाई साहब। और देखिए डिजिटल सम भी देख सकते हैं, इसमें 9 आ रहा है, डिजिटल सम से एक ही ऑप्शन आ रहा है आपका 9, इससे भी निकाल सकते हैं। बट हम सिंपल सा 2 डिजिट का देखते हैं, ये 100 से कितना कम है तो -6 गुने 18 -108, इसमें अगर हम 200 जोड़ देंगे कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट हम निकाल रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट 92 आएगा। 92 हमारा लास्ट 2 डिजिट है। जब आप क्लास में पढ़िएगा तो आपको लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट तक का भी मल्टीपल हम बताएंगे, देख के आप बना सकते हैं। देखिए 300 से ये कितना कम था तो 6 कम था, तो -6 गुने 18
तो इतना ही समझिए लाइन निकाला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है जिसकी भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है और कुल परिमाप 300 मीटर है, तो इसके जमीन की कुल भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 3, 5 और 7 का 300 के बराबर है। देखिए इसको x मान सकते हैं सभी को, 3x + 5x + 7, 3x + 5x जोड़ 7x बराबर है 300 के बराबर। 15x बराबर 300, x बराबर 20 के बराबर। यहां से जमीन के भुजाएं हमसे पूछ रहा है। जमीन के भुजा कितना हो, 3 × x 60, 100, 140, 60, 100 और 140, 60, 100, 140। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आज का क्लास यही खत्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास।